नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो में भी हम जीके के उन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे जो आपसे यूकेपीएससी के द्वारा पिछले वर्षों में पूछे गए थे। इन प्रश्नों को भी हम अतिरिक्त तथ्यों के साथ यहाँ पे कवर करेंगे। इनसे जुड़ी हुई जितनी एक्स्ट्रा बातें हो सकती हैं इन क्वेश्चन से रिलेटेड, उनको भी हम साथ साथ में कवर करते हुए चलेंगे, जैसा हम अभी तक करते आए हैं। ये हमारा इस सीरीज का 8वां पार्ट है। अगर आपने इससे पहले के क्वेश्चंस को नहीं देखा, इससे पहले की क्लासेस को नहीं देखा, आप उनको प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को शुरू करते हैं। ये सभी क्वेश्चन जीके के आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं जो उत्तराखंड में आपसे पूछे गए हैं। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, भारतीय नटाल कांग्रेस की स्थापना किसने करी थी? तो इंडियन नेटल कांग्रेस इसको बोला जाता है। कहीं पर नटाल लिखा जाता है, कहीं पर नेटल लिखा जाता है। इसकी स्थापना 1894 में होती है और महात्मा गांधी के द्वारा इसे स्थापित किया जाता है। दक्षिण अफ्रीका में वो इसकी स्थापना करते हैं, भारतीय नटाल कांग्रेस। तो आपसे पूछा जाएगा कौन इसके संस्थापक हैं? महात्मा गांधी। कब करते हैं? 1894। और कहां करते हैं? दक्षिण अफ्रीका में। क्योंकि आप सभी जानते हैं महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका कब गए थे, यह क्वेश्चन भी बनता है। तो 1893 में वो दक्षिण अफ्रीका चले गए थे, केस के सिलसिले में गए थे। अब्दुल्ला सेठ करके एक व्यक्ति था जिसके केस के लिए वो दक्षिण अफ्रीका में गए थे। दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी भारत वापस कब लौटे थे, यह क्वेश्चन भी बनता है। महात्मा गांधी भारत वापस लौटे थे 9 जनवरी 1915 को। ठीक है, 1893 में गए और 9 जनवरी 1915 में वो भारत लौटे। इसीलिए 9 जनवरी को हर साल प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। यह क्वेश्चन भी बनता है, प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाते हैं? 9 जनवरी को मनाया जाता है। पहली बार कब मनाया गया? अगर यह क्वेश्चन बन जाएगा तो पहली बार प्रवासी भारतीय दिवस 2003 में मनाया गया था। ठीक है, महात्मा गांधी और दक्षिण अफ्रीका को लेकर के 2-3 बातें आपसे और पूछी जाती हैं, उनको आपने याद करना है। महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका से 2 अखबार निकाले जो आपसे पूछे जाते हैं महत्वपूर्ण। एक उन्होंने 1896 में द ग्रीन पैम्पलेट करके निकाला, और एक 1903 में गांधी ने एक अखबार आता था इंडियन ओपिनियन। यह भी पूछा जाता है किसने निकाला? महात्मा गांधी ने। और ये दोनों अखबार दक्षिण अफ्रीका से आए। इसके अलावा 2 आश्रम और हैं महात्मा गांधी के जो उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में स्थापित किए थे। पहला आपका फिनिक्स आश्रम। क्वेश्चन बनता है फिनिक्स आश्रम के संस्थापक कौन थे? तो जो आपका फिनिक्स आश्रम है यह दक्षिण अफ्रीका में है। इसकी स्थापना 1904 में दक्षिण अफ्रीका में जो शहर है उनका डरबन, यहां पर करते हैं महात्मा गांधी। और एक और आश्रम जो महात्मा गांधी अफ्रीका में स्थापित करते हैं जोहानिसबर्ग में, उसका नाम है टॉल्स्टॉय आश्रम, और यह आपके 1910 में बनता है अफ्रीका में। इन सारी चीजों को आपने याद करना है। एक क्वेश्चन से सारे क्वेश्चन आपको यहां पर ध्यान रखने हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, अखिल भारतीय महिला सभा की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? देखिए, जो अखिल भारतीय महिला सभा है इसकी स्थापना होती है पुणे के अंदर। ठीक है, कहां इसकी स्थापना होती है? पुणे में होती है। और इसकी स्थापना 1927 में होती है। इसे भी आपको याद करना है। कौन इसकी स्थापना करते हैं? उनका नाम था मार्गरेट कजिन्स, उनका नाम था, जो यहां पर अखिल भारतीय महिला सभा की स्थापना करते हैं। मार्गरेट कजिन्स आपने नाम याद करना है। लोकेशन भी याद करनी है, संस्थापक भी याद करना है, वर्ष भी आपने याद करना है। यही आपसे पूछा गया था। अगला प्रश्न है, फ्रांस में बुर्बो वंश की स्थापना किसने करी थी? तो ये क्वेश्चन भी आपका काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और उत्तराखंड में ये क्वेश्चन आया था। देखिए, बुर्बो वंश, कहीं पर इसे बोरबोन वंश भी लिखा गया है। ठीक है, जब फ्रांस की क्रांति होती है 1789 में, उस समय फ्रांस का राजा कौन था? आप सभी जानते हैं, लुई 16 उस समय फ्रांस का राजा था। और इसी लुई 16 को बाद में फांसी की सजा दी जाती है फ्रांस की क्रांति के समय। ठीक है, इसको फांसी की सजा दी जाती है। तो यही क्वेश्चन है कि जो लुई 16 है ये किस वंश का है? तो ये इसी वंश का था, बुर्बो वंश का था। और इस वंश का जो संस्थापक माना जाता है वो हेनरी चतुर्थ को माना जाता है। इसे आपने याद करना है। ठीक है, जो बुर्बो वंश है फ्रांस में था, हेनरी चतुर्थ को इसका संस्थापक माना जाता है। लगभग 1589-90 के करीब ये इस वंश की स्थापना करता है। और लुई 16 जिसको फांसी दी जाती है वो इसी वंश का था।
और बाद में जो हमने पढ़ा था पिछले वीडियोस में वियना कांग्रेस के बारे में, जो वियना कांग्रेस होती है 1815 के समय में, उसमें यह डिसाइड किया जाता है कि जहां पर जिस वंश का राजा था, जिस वंश का राज था, उन वंश को वापस स्थापित किया जाएगा। तो लुई 16 को मारने के बाद, फांसी की सजा देने के बाद फ्रांस में दोबारा से बुर्बो वंश को स्थापित किया जाता है और तब राजा कौन बनता है? लुई 18 वहां का राजा बनता है। इतना डिटेल में नहीं आएगा, लेकिन ये दोनों क्वेश्चन एक दूसरे से जुड़े हुए थे। जो हमने शुरुआत में देखा वियना कांग्रेस के बारे में, और एक ये बुर्बो वंश, इसे आपने याद करना है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई है। तो कंप्यूटर को लेकर के क्वेश्चन है। कंप्यूटर जो शब्द है ये आपके किस भाषा का शब्द है? तो कंप्यूटर आपके लैटिन भाषा का शब्द है। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। इसे आपने याद करना है। ठीक है, लैटिन भाषा में एक शब्द है जो आपका कंप्यूटर है। ठीक है, और इसी से बना है कंप्यूटर। तो लैटिन भाषा से ये निकला है। ठीक है, एक निबल बराबर कितना होता है? तो ये क्वेश्चन भी एग्जामिनर का काफी फेवरेट क्वेश्चन है। बहुत बार आपको सिर्फ उत्तराखंड में ही ये क्वेश्चन दिख जाएगा। अदर स्टेट्स में, सेंटर के एग्जाम में तो आता ही है, लेकिन उत्तराखंड में भी आपको ये बहुत बार दिख जाएगा। एक निबल में आपके कितने बिट्स होते हैं यहां पर, ये आपने बताना है। तो एक निबल में 4 बिट्स होते हैं। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। देखिए, जो बाइनरी डिजिट्स होती हैं, जो बिट होती हैं, ये सबसे छोटी मेमोरी होती है, छोटी मेमोरी की इकाइयां होती है कंप्यूटर की। ठीक है, जिसको हम बिट कहते हैं। और इन्हीं बिट्स से जब 4 बिट्स का समूह बनता है तो क्या बनता है? एक निबल उसे कहा जाता है। जब 8 बिट्स का समूह बनता है तो उसे बोला जाता है बाइट, एक बाइट। ठीक है, 8 बिट के समूह को। और जब 1024 बाइट का एक समूह बनता है उसे किलोबाइट बोला जाता है, केबी। जब 1024 केबी का समूह बनता है उसे एमबी बोला जाता है। एमबी के बाद आपका जीबी आता है, गीगाबाइट। उसके बाद आपका टेराबाइट आता है, फिर आपका पेटाबाइट आता है, उसके बाद आपका एक्साबाइट आता है। ठीक है, फिर आपका जोटाबाइट आता है और फिर आपका योटाबाइट आता है। तो ये इसका क्रम है जो आपको याद करना है। केबी के बाद एमबी, जीबी, टीबी, पीबी, ईबी, जेडबी और लास्ट में वाईबी। तो वाईबी सबसे बड़ी इकाई, सबसे छोटी इकाई कौन है? बिट। इसे आपको याद करना है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा ऋग्वेद का 9वां मंडल किससे समर्पित है? तो जो ऋग्वेद है आपका, ऋग्वेद आप सभी जानते हैं सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? हमारे पास 4 वेद हैं। चारों वेदों में सबसे प्राचीन वेद कौन है? ऋग्वेद। ऋग्वेद में कितने मंडल है टोटल अगर हम बात करें तो ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। ठीक है, क्वेश्चन बना है कि इन 10 मंडलों में से जो 9वां मंडल है ये किसको समर्पित है? और ये क्वेश्चन बहुत बार आता है और इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन हमने कुछ दिन पहले भी देखा था, लेकिन वो थोड़ा घुमा के था। तो टॉपिक एक होता है, वहीं से क्वेश्चन आपके बनते हैं। जो 9वां मंडल है ऋग्वेद का, ये सोम देवता को समर्पित है। सोम देवता, कुछ दिन पहले हमने देखा था कि सोम देवता को किस चीज का देवता माना जाता है, किसका देवता इनको माना जाता है? तो सोम देवता वनस्पति के देवता माने जाते हैं और इन्हीं को समर्पित है ऋग्वेद का 9वां मंडल। इसे भी आपने याद करना है। ठीक है, ऋग्वेद को लेकर के 2-3 बातें जो आपको ध्यान में रखनी है। पहली बात, ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। दूसरा, ऋग्वेद को जो पढ़ने वाले होते हैं, जो पाठक होते हैं, जो इनमें जो ऋचाएं लिखी गई हैं उनका उच्चारण करते हैं, उनको क्या बोला जाता है? तो ऋग्वेद पढ़ने वालों को होर्त बोला जाता है। ठीक है, एक तो ये याद करेंगे। दूसरा, गायत्री मंत्र का उल्लेख भी हमें ऋग्वेद में मिलता है। कौन से मंडल में? तो गायत्री मंत्र का उल्लेख 9वें मंडल में हमें मिलता है। ठीक है, 9वें मंडल में है गायत्री मंत्र। इसके अलावा एक और चीज याद करनी है। मैंने आपको बोला ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। ठीक है, 1 से लेकर 10 तक। जो इसका पहला मंडल है और जो इसका 10वां मंडल है, ये मूल वेद में नहीं थे, इनको बाद में जोड़ा गया। इसे भी याद करना है, इनमें से कौन सा मंडल बाद में जोड़ा गया? तो पहला और 10वां ये बाद में जोड़े गए। ठीक है, एक और बात, हमने बोला 9वें मंडल में किसका यहां पर किसको ये समर्पित है? सोम देवता को समर्पित है। एक और क्वेश्चन बनता है कि जो चतुष्वर्ण समाज है, 4 वर्णों का समाज, उसका उल्लेख भी कौन से मंडल में किया गया है? 10वें मंडल में इसके बारे में बताया गया है। तो इसे भी आपने याद करना है, यहां से क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, चोल शासकों के काल में निम्न में से कौन सा वार्याम उद्यान प्रशासन का कार्य देखता था? तो चोल प्रशासन को लेकर के आपसे क्वेश्चन बनते रहते हैं। चोल प्रशासन में देखिए एक बड़ी सी सभा का आयोजन किया जाता था जो सारे कार्य प्रशासन को देखती थी।
वो सभा अपने सारे काम एक समिति होती थी, इनकी सिफारिशों पे करती थी। और इसी समितियों को, जो अलग अलग समितियां होती थी चोल प्रशासन में, इन्हीं समितियों को वारियम बोला जाता था। तो क्वेश्चन बना है यहां पर कौन सी समिति है जो उद्यान प्रशासन का कार्य देखती थी? वारियम यानी कि समिति। तो इसका सही आंसर है टोटवारियम। जो टोटवारियम होता था ये उद्यान प्रशासन का कार्य देखती थी। ठीक है। पानवारियम की बात करें तो मुद्रा नियमन का जो कार्य होता था वो ये देखती थी, मुद्रा से रिलेटेड। ठीक है। जो तालाब और सिंचाई का कार्य होता था वो एरी वारियम देखती थी। टोटवारियम की हमने बात कर लिया, उद्यानों के बारे में देखता था। संवत्सर वारियम की बात करें तो ये एक वार्षिक समिति थी, वार्षिकी के कार्यों को देखती थी, पूरे सालाना के लिए प्लान वगैरह बनाती थी। इन चारों को लेकर आपने याद करना है, क्वेश्चन यहां से बन जाता है। ठीक है। कई बार हो सकता है क्वेश्चन ऐसा भी बना दे, चोल काल में समिति को क्या कहते थे? वारियम कहते थे। और ये कुछ इंपॉर्टेंट समितियां हैं। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, नयवाद दर्शन का संबंध किस धर्म से है? तो नयवाद दर्शन की अगर हम बात करते हैं, देखिए दो महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं जो जैन धर्म से संबंधित हैं। एक है आपका श्यादवाद का सिद्धांत और एक आपका न्यायवाद का सिद्धांत। ये दोनों के दोनों किससे रिलेटेड हैं? जैन धर्म से रिलेटेड हैं। इसे आपने याद करना है। नयवाद को जैन दर्शन में या जैन धर्म का आधारभूत सिद्धांतों में माना जाता है। इसी प्रकार श्यादवाद भी किससे रिलेटेड है? जैन धर्म से रिलेटेड है। ठीक है। नेक्स्ट है, मुगलों के अंतर्गत सेना विभाग को निम्नलिखित में से कौन देखता था? तो सेनापति को क्या बोला जाता था? बख्शी। तो सेना विभाग को कौन देखेगा? मीरे बख्शी। ठीक है। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने आदिल शाह को फरजंद अर्थात पुत्र की उपाधि दी थी? आदिल शाह कौन है? ये बीजापुर का एक राजा था। ठीक है। बीजापुर काफी फेमस जगह थी उस समय की। बीजापुर का जो शासक आदिल शाह है, इसको फरजंद यानी पुत्र की उपाधि जहांगीर के द्वारा दी गई थी। अकबर के मरने के बाद जो अकबर के दक्षिण अभियान थे उनको और आगे बढ़ाता है जहांगीर। जहांगीर खुर्रम को भेजता है बीजापुर में और आदिल शाह के साथ 1617 में वो एक संधि कर लेता है। और इस संधि के बाद जो ये आदिल शाह था, खुर्रम को कई सारे अच्छे उपहार देता है और इसी के बदले में जहांगीर इसे पुत्र की उपाधि देता है। और बाद में जब खुर्रम वापस दिल्ली आता है तो जहांगीर के द्वारा खुर्रम को भी एक उपाधि दी जाती है और उसको वहां पे शाहजहां की उपाधि वो देता है। इसको आपने याद करना है, कई बार ये क्वेश्चन बनता है। दो क्वेश्चन आपको यहां पे से आपको याद करने। पहला, जहांगीर और बीजापुर के बीच में संधि 1617। दूसरा, खुर्रम का नया नाम या शाहजहां का पुराना नाम क्या है? खुर्रम। ठीक है। और इसको भी याद करना है, ये तो पेपर में पूछा भी गया है। आदिल शाह को पुत्र की उपाधि जहांगीर ने दी थी। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, शिवाजी के अंतर्गत विदेश मंत्री क्या कहलाता था? तो जो शिवाजी थे उनका अपना मंत्रिमंडल था और उसमें जो विदेश मंत्री होता था उसे सुमंत बोला जाता था। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। कहीं पर सुमंत है, कहीं पर इन्हें दबीर भी बोला गया है। तो सुमंत या दबीर कौन होता था? विदेश मंत्री होता था। इसे आपने याद करना है। मराठा साम्राज्य के ऊपर ऑलरेडी एक अलग सा वीडियो बना है जिसमें हमने पूरे मराठा साम्राज्य के बारे में बात करी है। शिवाजी के काल की बात करी और उनके बाद की पूरी हमने बातें करी हैं, पेशवा पद की समाप्ति तक सारी चीजें हमने वहां पर डिटेल में देखी हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस स्थान में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की गई थी? देखिए, थियोसॉफिकल सोसाइटी की अगर हम बात करते हैं, इसकी स्थापना 1875 में होती है। न्यूयॉर्क में इसकी स्थापना होती है। इसके संस्थापक कौन थे? तो दो व्यक्तियों के नाम आपको याद करना है, कर्नल ऑलकॉट और मैडम ब्लात्वस्की का नाम यहां पर आता है। ठीक है। इन दोनों ने न्यूयॉर्क में 1875 में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना करी। क्वेश्चन है, भारत में इसका हेडक्वार्टर इन्होंने कहां पर बनाया? तो भारत में इसकी स्थापना ये करते हैं 1282 में इसका एक कार्यालय भारत में खोला जाता है और भारत में जो ये हेडक्वार्टर बनाते हैं, मद्रास में जो जगह है एक अड़ियार, यहां पर इसका हेडक्वार्टर बनाया जाता है। कब बनाया जाता है? 1282। तो कहां पर था थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय? भारत के अंदर अड़ियार, ये आपके मद्रास में पड़ता है। इसे भी आपने याद करना है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, रब अल खाली रेगिस्तान कहां स्थित है? तो देखिए, काफी इंपॉर्टेंट ये रेगिस्तान, और ये भी आपसे प्रीवियस ईयर में पूछा गया। रब अल खाली रेगिस्तान की बात करते हैं तो इसे दुनिया का सबसे बड़ा रेत रेगिस्तान माना जाता है।
केवल रेत वाला रेगिस्तान, जो नॉर्मली रेगिस्तान होते हैं वहां पर आपको पत्थर, पहाड़, सारी चीजें देखने को मिलती हैं, लेकिन सिर्फ रेत का सबसे बड़ा अगर रेगिस्तान की बात करें वो इसे माना जाता है। ठीक है, जो अरब प्रायद्वीप है, ठीक है, जो अरब का प्रायद्वीप है उसका लगभग 2/3 हिस्से में इसी का विस्तार है। ये आपके कुछ कई सारे देशों में वहां पर फैला हुआ है, जैसे आपको उसमें सऊदी अरेबिया आता है, यूएई आता है, इसके अलावा जो यमन है, इसके अलावा जो ओमान है, इन सब में इसका विस्तार है। सबसे ज्यादा जो इसका विस्तार है वो सऊदी अरेबिया में है, तो ऑप्शन डी यहां पे सही आंसर हो जाएगा। जो रब अल खाली रेगिस्तान है, सबसे ज्यादा विस्तार इसका कहां है? सऊदी अरेबिया में ये सबसे ज्यादा फैला हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा सीसा और जस्ते की प्रसिद्ध ब्रोकन हिल कहां स्थित है? तो देखिए, जो ये आपका ब्रोकन हिल है इसे दुनिया का सबसे समृद्ध जो जगह है वो मानी जाती है सीसा और जस्ते के लिए, और ये आपके दक्षिण ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। दक्षिण ऑस्ट्रेलिया की जो राजधानी है एडिलेड, उसी के नजदीक है आपकी ब्रोकन हिल, और ये किसके लिए फेमस है? सीसा और जस्ते के लिए फेमस है। दुनिया का सबसे समृद्ध और सबसे बड़ा जस्ता केंद्र इसको माना जाता है। ठीक है, जस्ता और सीसा का केंद्र, इसे आपको याद करना है। नेक्स्ट है हमारा राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहां स्थित है? तो राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान की बात करते हैं, ये आपके हैदराबाद में है, 1975 में बना था। जो कुछ इंपॉर्टेंट संस्थान होते हैं ये आपसे लगातार पेपरों में पूछे गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट है नीरी, यानी कि नेशनल एनवायरमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, इसको भी आपको याद करना है। नीरी की बात करें तो नीरी आपके कहां स्थित है? नीरी आपके नागपुर में है, और इसकी स्थापना कब की गई थी? 1958 में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, नेशनल एनवायरमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट नीरी कहां है? नागपुर। नेक्स्ट है क्योटो प्रोटोकॉल निम्न में से किससे संबंधित है? तो देखिए, क्योटो प्रोटोकॉल की बात करते हैं, इसको 1997 में अपनाया गया था। 1997 में विश्व पर्यावरण सम्मेलन होता है जापान के क्योटो में, और उसी वर्ष 1997 में इस प्रोटोकॉल को अपनाया गया। इस प्रोटोकॉल को लागू किया गया 2005 से, इसे भी आपने याद करना है। और क्योटो प्रोटोकॉल किससे रिलेटेड था? ये रिलेटेड था ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी लाने से संबंधित था, इसको भी आपने याद करना है। ठीक है, एक और प्रोटोकॉल जो कई बार पेपर में आता है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो था ये ओजोन परत के संरक्षण को लेकर के संबंधित था। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में होता है और 1989 से इसे लागू किया जाता है। इन दोनों प्रोटोकॉल के बारे में आपको जानना है और यहां से क्वेश्चन आपके बन जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उत्तम मानी जाती है? तो ये क्वेश्चन भी हमने ज्योग्राफी में भी इसको कवर किया था। कपास की खेती के लिए सबसे अच्छी मृदा काली मिट्टी को माना जाता है। काली मिट्टी को काली कपास की मिट्टी भी बोला जाता है। ठीक है, तो कपास के लिए काफी फेमस ये मिट्टी है, काफी अच्छी मिट्टी है, और काली मिट्टी को ही रेगूर मिट्टी भी बोला जाता है। इसे भी आपने याद करना है। ठीक है, नेक्स्ट है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान किस जगह अवस्थित है? तो जो आपका राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान है ये आपके कहां है? ये आपके नई दिल्ली में है। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। इसकी स्थापना 1995 में होती है। शुरुआत में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन केंद्र इसका नाम था, बाद में इसे संस्थान के रूप में स्थापित किया गया। तो इसे आपने याद करना है, कहां है? नई दिल्ली में स्थापित है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा किसी भी राज्य की विधानसभा में सदस्यों की संख्या निम्न में से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो किसी भी राज्य की विधानसभा में अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? यह क्वेश्चन बना है। सही आंसर है हमारा 500 सदस्य हो सकते हैं। देखिए, राज्यों में दो चीजें होती है विधानसभा, एक होती है विधान परिषद। विधानसभा में आपके अधिकतम 500 सदस्य हो सकते हैं। विधान परिषद में आपके अधिकतम इसका 1/3 सदस्य हो सकते हैं। ठीक है, विधान परिषद में मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? विधानसभा का 1/3। विधानसभा में सबसे कम कितने सदस्य हो सकते हैं? न्यूनतम 60 हो सकते हैं। ठीक है, और विधान परिषद की बात करें तो यहां पर न्यूनतम कितना है? 40 सदस्य यहां पर न्यूनतम है। इन दोनों को आपने याद करना है, यहां के अधिकतम, यहां के कम, यहां के अधिकतम, यहां के कम। ठीक है, हालांकि कुछ अपवाद भी हैं इसके जहां पे 60 से भी कम विधानसभा की सीटें हैं, लेकिन वो अलग चीज है। न्यूनतम कितनी होनी चाहिए? 60,
अधिकतम कितनी होनी चाहिए? 500। विधान परिषद का भी हमने देखा, ठीक है। तो इन दोनों को आपने याद करना है, यहां से भी क्वेश्चन बन जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये था जो हमारी सीरीज है उत्तराखंड जीके प्रीवियस ईयर एमसीक्यू सीरीज, जिसका आज हमने 8वां पार्ट यहां पे कवर किया और इन सभी क्वेश्चंस को अतिरिक्त तथ्यों के साथ यहां पे कवर किया। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।